नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत की बेरोजगारी दर घट गई है। जुलाई के महीने में बेरोजगारी की दर 5.2% पर आ गई। ये पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। जून के महीने में बेरोजगारी की दर 5.6% थी। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नई इंडस्ट्रीज जैसे आईटी, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर ने रोजगार का ग्राफ ऊपर किया है। हालांकि गांवों के मुकाबले में शहरों में बेरोजगारी अभी भी ज्यादा है। छोटे और मझोले उद्योगों में भर्ती बढ़ी है, जिससे गांव कस्बों में रोजगार का स्तर सुधरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 4.4% रही। पुरुषों की बेरोजगारी की तुलना में महिलाओं में ये दर ज्यादा है, खासकर शहरी इलाकों में। ये डेटा बताता है कि शहरों में महिलाओं को रोजगार ढूंढने में पुरुषों की तुलना में ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देश में नेक्स्ट जेन जीएसटी की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों का मसौदा राज्यों को भेज दिया है। उम्मीद है कि सभी राज्य इसमें सहयोग करेंगे, जिससे इसे दिवाली से पहले लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार का दावा है कि जीएसटी सुधारों से गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के साथ साथ छोटे बड़े कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। नए प्रस्ताव के अनुसार छोटी कारें सस्ती हो सकती हैं, जबकि लग्जरी गाड़ियां और महंगी। सरकार का मानना है कि छोटी कारें और एंट्री लेवल बाइक लग्जरी आइटम नहीं रहे, इसलिए इन पर टैक्स भी कम होना चाहिए। सरकार को भरोसा है कि इस बार गैर भाजपा शासित राज्यों में भी इसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि इस प्रस्ताव में गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को सीधे राहत दी गई है। सरकार अक्टूबर-नवंबर से सेस खत्म करने की भी तैयारी में है। इसके अलावा स्वास्थ्य और कृषि बीमा को 0 से 5% जीएसटी स्लैब में लाने का भी प्रस्ताव है। सरकार का जोर है कि दरों में कमी का लाभ सीधे आम कंज्यूमर तक पहुंचे। इन बड़े सुधारों का मकसद न केवल कंज्यूमर्स को राहत देना है, बल्कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देना और ग्लोबल टैरिफ खतरों के बीच इकोनॉमी को मजबूती देना भी है। भारत ने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में एक और नया मुकाम हासिल किया है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई अब देश का सबसे बड़ा और लोकप्रिय ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बन चुका है। छोटे बड़े सभी तरह के भुगतान, चाहे आम लोगों के रोजमर्रा के खर्च हों या व्यापारियों के बड़े सौदे, सबसे ज्यादा यूपीआई के जरिए ही हो रहे हैं। इस साल यूपीआई ट्रांजैक्शन का औसत डेली वैल्यू जनवरी में 75,743 करोड़ रुपए से बढ़कर जुलाई में 80,919 करोड़ रुपए और अगस्त में 90,446 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। औसत डेली वॉल्यूम भी जनवरी से अगस्त के बीच 127 मिलियन बढ़कर 675 मिलियन हो गया। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 5.2 अरब लेन देन के साथ देश का सबसे बड़ा रेमिटर बैंक बन गया है, जो एचडीएफसी से 3.4 गुना ज्यादा है। वहीं यस बैंक 8 अरब ट्रांजैक्शंस के साथ सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बैंक साबित हुआ है। यूपीआई ऐप्स की बात करें तो फोन पे टॉप पर है, इसके बाद गूगल पे और फिर पेटीएम का नंबर है। रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि कुछ ही ऐप्स पर लेन देन का बड़ा हिस्सा केंद्रित होना भारत केंद्रित फिनटेक इनोवेशन के लिए खतरा हो सकता है। इसी कारण एक देसी काउंटर ऐप और एआई आधारित ढांचे की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 100 दिन के सुधार एजेंडे पर काम कर रहा है, जिसका मकसद डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट व्यवस्था में ढील देना और पड़ोसी देशों से इन्वेस्टमेंट को आसान बनाना है। इस एजेंडे में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट और बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। चमड़ा और जूता उद्योग के लिए पर्यावरण के मानदंडों में कुछ ढील देने, एक्सपोर्ट बढ़ाने के उद्देश्य से ई कॉमर्स सेंटर्स की स्थापना में तेजी लाने, भारत ट्रेडनेट के जरिए ट्रैकिंग में तेजी लाने और एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रयोगशाला परीक्षण और सर्टिफिकेशन की सुविधा मुहैया कराने का भी प्रस्ताव है। ऐसे कदम भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के हाई टैरिफ के बीच एक्सपोर्ट बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार 100 दिन के परिवर्तन एजेंडे पर काम कर रही है। आप सबने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार तो देखी होगी, बस भी शायद देखी होगी, लेकिन अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन देखिए।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक नए तरह का फ्यूल है जो फ्यूचर फ्यूल है। भारत ने 1200 हॉर्स पावर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन इंजन डेवलप किया है। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। ये भविष्य का ईंधन है। आप सभी ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार देखी है, बस देखी है, और अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन देखिए। पटरी पर रफ्तार भरने को तैयार है नमो ग्रीन ट्रेन। ये एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन फ्यूल की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। But why will the green hydrogen story succeed in India? Simply because green hydrogen lends itself to success where there is local demand, local production and local consumption. Because the gas by definition doesn't travel. I think the green hydrogen story is ready to take off, and I think the 5 million metric tons target by 2030 is a gross underestimation. ग्रीन हाइड्रोजन चालित ट्रेन इंजन का प्रोडक्शन दुनिया के सिर्फ 4 देशों में होता है और इंजन की पावर 500 से 600 एचपी होती है। भारत ने 1200 हॉर्स पावर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। मोबिलिटी के क्षेत्र में क्रांति ला रहा भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन अब ट्रेन को भी रफ्तार देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। नेट जीरो भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नया ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। एसबीआई ने अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसका असर नया होम लोन लेने वालों पर पड़ेगा। अब एसबीआई की होम लोन की इंटरेस्ट रेट 7.5 से 8.7% के बीच है। ये बढ़ोतरी अपर लिमिट इंटरेस्ट पर की गई है। अगर कंज्यूमर का क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम है तो उसे ज्यादा ब्याज भी देना पड़ सकता है, जिससे ईएमआई बढ़ जाएगी। एसबीआई का ये फैसला तब आया है जब आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 5.55 पर स्थिर रखा है। आमतौर पर रेपो रेट कम होने पर ब्याज दरें घटती हैं, लेकिन एसबीआई ने उल्टा कदम उठाया। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक अपने मुनाफे को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि होम लोन की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कम इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंकों का मार्जिन कम हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक ऑनलाइन मनी गेमिंग और उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाएगा। दोनों अपराधों के लिए जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक के तहत विजिलेंस और जवाबदेही के लिए वैधानिक नियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। ये विधेयक इसी सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित धन की प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाएगा। कैबिनेट ने असली पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक में ऑनलाइन गेम का इस्तेमाल करने वालों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखा गया है, विशेष रूप से उन खेलों को जिनमें मौद्रिक प्रोत्साहन शामिल है। ये निर्णय सरकार की इस टिप्पणी के बाद लिया गया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, वित्तीय लेन देन और साइबर अपराध को बढ़ावा मिलता है। अमेरिका की ब्रोकिंग फर्म जेफरीज ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की नीतियों से कभी भी पीछे हट सकते हैं। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली करने की जगह खरीदारी करना सही फैसला होगा। जेफरीज के प्रमुख विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि उनके ग्राहक वर्तमान वैश्विक बाजार परिवेश और इस संभावना के कारण भारत में इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं। वुड ने कहा कि यह केवल कुछ देर की बात है। ट्रंप अपने रुख से पीछे हट जाएंगे, जो कि अमेरिका के हित में नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई ट्रंप के सामने खड़ा होता है तो उसे फायदा होता है। ट्रंप की ओर से ब्रिक्स देशों के खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया उन्हें डी डॉलराइजेशन की ओर ले जाएगा। ब्रिक्स कंट्रीज में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नाम शामिल हैं। वुड ने कहा कि भारत ने अपने एशिया पोर्टफोलियो में लगातार तेजी का रुख बनाए रखा है। पिछले 15 सालों में उभरते बाजारों की तुलना में भारत ने पिछले 12 महीनों में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। भारत एशिया में सबसे अच्छी लॉन्ग टर्म संरचनात्मक स्थिति का रिप्रेजेंटेशन करता है। हालांकि इस समय बाजार उच्च मूल्यांकन का सामना कर रहा है। संसदीय समिति ने 8% वृद्धि हासिल करने के लिए
इन्वेस्टमेंट रेट को सकल घरेलू उत्पाद के 31% से बढ़ाकर 35% करने तक की जरूरत बताई है। वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने सरकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऊर्जा नीतियों को बनाए रखने का भी आग्रह किया। ये आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के साथ जलवायु प्रतिबद्धताओं को संतुलित करते हुए दक्षता को प्राथमिकता देती है। वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद की सराहना की है। इसके तहत भारत 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। ये 2018 की पिछली रैंकिंग के बाद से 6 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार है। रैंकिंग में ये तेज उछाल भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन और उसे व्यवस्थित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को बल देता है। भारत 2030 तक दुनिया के शीर्ष 25 लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखता है, जिसका टारगेट लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 10% से नीचे लाना है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 145.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल परिवहन किया गया। इसी अवधि के दौरान चालू राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भी 24 से बढ़कर 29 हो गई है। बढ़ती कंज्यूमर डिमांड के साथ इस क्षेत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क ज्यादा रोजगार पैदा करता है और देश भर में संतुलित विकास को बढ़ावा देता है। अपनी विशाल क्षमता के साथ लॉजिस्टिक्स व्यापार को बदल सकता है, नए अवसर दे सकता है और इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है, जिससे विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के और करीब पहुंचा जा सकता है। सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट में गलत तरीके अपनाने वाली 886 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। आमतौर पर मूल्य और मात्रा में हेरफेर और फ्रंट रनिंग सहित उल्लंघन सेबी के धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानदंडों के दायरे में आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि सेबी ने सेबी विनियम 2003 के प्रोविजंस के उल्लंघन के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2025 के दौरान 886 संस्थाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट की कार्रवाई की है। मार्केट रेगुलेटर लिस्टेड कंपनीज के वित्तीय विवरणों में गलत विवरण के आरोपों की जांच करता है। गलत वित्तीय विवरणों का ऐसी लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटीज की कीमतों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण प्रतिभूति कानून का उल्लंघन होता है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर सेबी ऐसे वायलेशन करने वालों के खिलाफ एनफोर्समेंट की कार्रवाई करता है। यूपीआई और रुपे कार्ड लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ सकती है। इस साल के बजट में 437 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी की घोषणा की गई थी। 2024-25 में सब्सिडी आवंटन 2000 करोड़ रुपए था। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इंटीग्रेटेड भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के पार्टिसिपेंट्स को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को चालू रखने के लिए 5000 करोड़ रुपए तक का खर्च करना पड़ रहा है। इस कारण कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर शुल्क लगाने की मांग हो रही है, जो विवाद का मुद्दा बन गया है। मूल्य के संदर्भ में जनवरी में यूपीआई के जरिए रोजाना 75,743 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, जो जुलाई में बढ़कर 80,919 करोड़ रुपए पहुंच गए और अगस्त में ये 90,446 करोड़ रुपए थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आम आदमी से व्यापारी के लेन देन पर 0.3% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट लेने की मंजूरी देता है। हालांकि 2020 से रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के साथ ट्रांजैक्शन के लिए इसे 0 कर दिया गया है। पीएनबी बैंक.इन डोमेन पर शिफ्ट होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। बैंक.इन डोमेन को एक सुरक्षित डोमेन माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि उसने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को आरबीआई के सर्कुलर के अनुरूप और बैंकिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक बैंक.इन डोमेन यानी pnb.bank.in पर ट्रांसफर कर दिया है। इस कदम के साथ पीएनबी देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सेफ डोमेन पर ट्रांसफर किया है। इस तरह से ग्राहकों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग मिल सकेगी। बैंक.इन डोमेन विशेष रूप से बैंकों के लिए रिजर्व है। ये धोखाधड़ी से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करता है और डिजिटल बैंकिंग में जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app